यूट्यूबर मौसीकी कहानियों में आपका स्वागत है। हैरी पॉटर एंड चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स यानी कि हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना में अभी तक की कहानी में हमने सुना कि हैरी और रॉन को सजा मिलती है। रॉन को सजा मिलती है ट्रॉफी रूम में ट्रॉफियां चमकाने की, और हैरी को सजा मिलती है गिल्डरॉय लॉकहार्ट के साथ जाकर के उनके फैन मेल के जवाब देने की। हैरी जब खतों पर पता लिखते लिखते थक गया था, तब अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि बहुत भयानक थी। हैरी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन रॉन बहुत थका हुआ आता है और सभी लोग सो जाते हैं। अब आगे की कहानी सुनते हैं। अध्याय 8, मृत्यु दिवस की पार्टी। अक्टूबर का महीना आ गया था। अब मैदान और महल में नमी भरी ठंड पड़ने लगी थी। अस्पताल की मैट्रन मैडम पॉम्फ्री प्रोफेसरों और विद्यार्थियों को हुई सर्दी खांसी की वजह से अचानक बहुत व्यस्त हो गई थी। उनका सर्दी नाशक काढ़ा तत्काल असर करता था, हालांकि इसे पीने वाले के कान से घंटों तक धुआं निकलता रहता था। जिनी वीजली कुछ समय से बीमार दिख रही थी, इसलिए उसके भाई पर्सी ने जबरदस्ती उसे ये काढ़ा पिलवा दिया। उसके लाल बालों के नीचे से निकलते धुएं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर आग में जल रहा हो। गोलियों जितनी बड़ी बरसात की बूंदें बिना रुके कई दिनों तक महल की खिड़कियों पर गरजती बरसती रहीं। झील का जल स्तर बढ़ गया, फूलों की क्यारियां कीचड़ भरी धाराओं में बदल गईं और हैग्रिड के कद्दू फूलकर बगीचे के शेड जितने बड़े हो गए। बहरहाल रोज प्रैक्टिस करने के बारे में ऑलिवर वुड का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा था। इसीलिए हैलोवीन से कुछ दिन पहले एक शनिवार की तूफानी दोपहर को हैरी जब गरुड़ द्वार टावर की तरफ लौट रहा था, तो वो पूरी तरह भीगा हुआ और कीचड़ से लथपथ था। बारिश और हवा को छोड़ भी दें तो भी उनकी आज की प्रैक्टिस सुखद नहीं कही जा सकती थी। नाग शक्ति की टीम की जासूसी करके फ्रेड और जॉर्ज ने अपनी आंखों से निम्बस 2001 की तेज रफ्तार देखी थी। उन्होंने ये खबर दी कि नाग शक्ति की टीम 7 हरे झोंकों की तरह दिख रही थी और उसके खिलाड़ी हवा में गोली की रफ्तार से उड़ रहे थे। जब हैरी वीरान गलियारे में कीचड़ सने कदमों से फच फच करके चलने लगा, तो वो एक ऐसी आकृति के पास आया जो उसी के जितनी चिंतित नजर आ रही थी। गरुड़ द्वार टावर का भूत लगभग सिर कटाने दुखी होकर खिड़की से बाहर देख रहा था और बुदबुदाता जा रहा था। उनकी शर्तों को पूरा नहीं करता अगर आधा इंच। हेलो निक, हैरी बोला। हेलो हेलो, लगभग सिर कटे निक ने चौंक कर चारों तरफ देखते हुए कहा। उसने अपने लंबे घुंघराले बालों पर पंख वाला फैशनेबल हैट पहन रखा था। कोट के ऊपर उसने एक मफलर भी डाल रखा था, जिसकी वजह से ये नज़र नहीं आता था कि उसकी गर्दन लगभग पूरी तरह से अलग थी। वो धुएं की तरह पीले रंग का था और हैरी उसके आर पार काले आसमान और बाहर हो रही मूसलाधार बारिश को देख सकता था। तुम परेशान लग रहे हो पॉटर, ये बोलते हुए निक ने एक पारदर्शी खत को तय किया और उसे अपनी शर्ट के भीतर छुपा लिया। तुम भी तो परेशान लग रहे हो, हैरी ने कहा। आह, लगभग सिर कटे निक ने शालीनता से हाथ लहराते हुए कहा। कोई खास बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं सचमुच शामिल होना चाहता था। मैंने सोचा था कि बस आवेदन करके देख लेता हूँ, परंतु जाहिर है कि मैं इस शर्तों को पूरा नहीं करता हूँ। उसकी हवाबाजी के बावजूद उसके चेहरे पर बहुत कटुता का भाव साफ झलक रहा था। निक अचानक फट पड़ा और अपनी जेब से खत को दोबारा बाहर निकालते हुए बोला, परंतु कोई भी ये तो सोचेगा ही कि गर्दन पर 45 बार भोतरी कुल्हाड़ी की चोट खाने के बाद वो सिर कटों के शिकार में शामिल होने के काबिल बन जाएगा। अरे हाँ, हैरी ने कहा, जो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि निक उससे ही
हाँ कहलवाना चाहता था। मेरा मतलब है, मुझसे ज़्यादा कौन चाहता होगा कि ये काम जल्दी और सफाई से हो जाता और मेरा सिर पूरी तरह धड़ से अलग हो गया होता। मेरा मतलब है कि इससे मुझे बहुत सा दर्द और अपमान तो नहीं झेलना पड़ता। बहरहाल, लगभग सिर कटे निक ने अपने खत को खोला और आवेश में पढ़ा। हम सिर्फ उन्हीं शिकारियों को स्वीकार कर सकते हैं जिनके सिर शरीर से अलग हो चुके हों। आप ये बात समझते होंगे कि ऐसा ना होने पर सदस्यों के लिए घोड़े की पीठ पर सिर उछालने और कटे सिर से पोलो खेलने जैसी सिर कटों के शिकार की गतिविधियों में शामिल होना संभव नहीं होगा। इसीलिए मुझे आपको ये सूचित करते हुए बहुत खेद है कि आप हमारी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित, सर पैट्रिक डेलनी पॉडमोर। आग बबूला होते हुए लगभग सिर कटे निक ने खत को मोड़कर जेब में रख लिया। हर सिर्फ आधे इंच की चमड़ी और मांस ने मेरी गर्दन को सिर से जोड़ रखा है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि ये सिर अलग होने की तरह ही है, परंतु नहीं, ये सही तरह से सिर कटे सर पॉडमोर के लिए पर्याप्त नहीं है। लगभग सिर कटे निक ने कई गहरी सांसें ली और फिर थोड़े शांत स्वर में कहा, तो तुम क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? नहीं, हैरी बोला, तब तक नहीं जब तक कि तुम यह न जानते हो कि नाग शक्ति के साथ होने वाले मैच के लिए हम 7 निम्बस 2001 झाड़ुएं मुफ्त में कहाँ से ला सकते हैं। हैरी का बाकी का वाक्य उसके पैरों के पास से आती तीखी म्याऊं की आवाज में खो गया। नीचे देखने पर उसे लैम्प जैसी पीली आंखें घूरती दिखी। वहां पर दुबली भूरी बिल्ली मिसेस नॉरिस खड़ी थी। चौकीदार आर्गस फिल्च विद्यार्थियों के खिलाफ अंतहीन युद्ध में इस बिल्ली का उपयोग अपनी सहयोगी के रूप में करता था। निक ने जल्दी से कहा, हैरी, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। फिल्च का मूड ठीक नहीं है। उसे सर्दी हो गई है और 3rd ईयर के कुछ विद्यार्थियों ने दुर्घटनावश 5वें तहखाने में छत पर हर तरफ मेंढक के भेजे चिपका दिए थे। वो सुबह से सफाई कर रहा है और अगर वो ये देखेगा कि तुम पूरे महल में कीचड़ टपका रहे हो। ठीक है, हैरी बोला, और वो मिसेस नॉरिस की दोषी ठहराने वाली दृष्टि से दूर हटने लगा। परंतु उसे थोड़ी देर हो गई। ऐसा लगता था जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति ऑर्गस फिल्च को उसकी दुष्ट बिल्ली के साथ बांधे थी। इसीलिए वो अचानक हैरी की दाईं तरफ की दीवार के पर्दे के बीच से बाहर निकला। वो छींक रहा था और चारों तरफ नियम तोड़ने वाले की तलाश कर रहा था। उसके सिर के चारों ओर एक मोटा ऊनी स्कार्फ बंधा था और उसकी नाक असामान्य रूप से बैंगनी दिख रही थी। गंदगी! वो हैरी के क्विडिच के दुशाले से टपके कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। उसके जबड़े हिल रहे थे और उसकी आंखें उत्तेजना के कारण बाहर निकल पड़ रही थीं। हर तरफ कीचड़ और गंदगी। अब मैं सहन नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बताए देता हूँ। मेरे पीछे आओ, पॉटर। इस पर हैरी ने लगभग सिर कटे निक की तरफ उदासी से हाथ हिलाकर विदा ली और फिल्च के पीछे सीढ़ियां उतरने लगा। जाते जाते वो फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के दोहरे निशान बनाता हुआ गया। हैरी पहले कभी फिल्च के ऑफिस में नहीं गया था। ये एक ऐसी जगह थी जिससे ज्यादातर विद्यार्थी कतराते थे। कमरा गंदा था और इसमें एक भी खिड़की नहीं थी। इसमें सिर्फ तेल की चिमनी से रोशनी होती थी जो नीची छत से लटक रही थी। वहां पर तली मछलियों की हल्की खुशबू भरी हुई थी। दीवारों पर चारों तरफ लकड़ी की अलमारियां लगी थी। उन पर लगे लेबल से हैरी को समझ में आ गया कि उनमें हर उस विद्यार्थी का विस्तृत विवरण है जिसे फिल्च ने सजा दी थी। फ्रेड और जॉर्ज वीजली के लिए एक पूरा ड्रॉअर अलग से था। फिल्च की टेबल के पीछे दीवारों पर जंजीरों और हथकड़ियों का एकदम चमचमाता ढेर टंगा था। सब जानते थे कि वो डंबलडोर से हमेशा आग्रह करता था कि वे उसे विद्यार्थियों को टखनों के बल छत से लटकाने की अनुमति दे दें। फिल्च ने अपनी टेबल पर रखी कलम उठाई और चर्म पत्र की तलाश में इधर उधर देखने लगा। कीचड़! वो आवेश में बुदबुदाया। ढेर सारी ड्रैगन की गंदगी, मेढक के भेजे, चूहे की आंतें। मेरी सहन शक्ति की भी सीमा है। ऐसा सबक सिखाऊंगा। फार्म कहाँ है? हाँ। उसने अपनी टेबल के ड्रॉअर से चर्म पत्र का एक बड़ा रोल निकाला, उसे अपने सामने फैलाया और काले पंख वाली लंबी कलम से स्याही की शीशी में डुबो दी। नाम
हैरी पॉटर, अपराध, सिर्फ थोड़ा सा कीचड़ ही तो था। हैरी बोला, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा कीचड़ होगा लड़के, परंतु मेरे लिए तो ये 1 घंटे की सफाई है। फिल्च चिल्लाया। उसकी कुप्पे जैसी गोल नाक के सिरे पर एक बूंद कांप रही थी। अपराध, महल गंदा करना, जो सजा दी जाना चाहिए। अपनी बहती नाक को पोंछते हुए फिल्च ने हैरी को हिकारत से देखा, जो सांस रोककर अपनी सजा सुनने का इंतजार कर रहा था। परंतु जैसे ही फिल्च ने अपनी कलम नीचे की, ऑफिस की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे तेल की चिमनी थरथरा कर आवाज करने लगी। पीव्स! फिल्च ने गरजते हुए आवेश में अपनी कलम नीचे फेंक दी। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। और हैरी की तरफ पलटकर देखे बिना फिल्च नंगे पैर ही ऑफिस से बाहर भागा। मिसेस नॉरिस भी उसके साथ साथ भाग रही थी। पीव्स स्कूल का शैतान भूत था। वो हवा में उड़ने वाला मुस्कुराता खतरा था, जिसे सिर्फ कहर बरपाने और कष्ट देने में ही मजा आता था। हैरी को पीव्स खास पसंद नहीं था, परंतु आज उसने शरारत का जो समय चुना था, उसके लिए वो उसका एहसान माने बिना नहीं रह सका। हैरी को आशा थी कि पीव्स ने जो किया था, और आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस बार कोई बड़ी तोड़फोड़ की थी, उससे फिल्च का ध्यान उस पर से हट जाएगा। ये सोचते हुए कि उसे शायद फिल्च के वापस लौटने का इंतजार करना चाहिए, हैरी टेबल के पास रखी एक दीमक खाई कुर्सी में धंस गया। टेबल पर उसके आधे भरे फार्म के अलावा सिर्फ एक चीज थी, एक बड़ा चमकदार बैगनी लिफाफा, जिस पर चांदी जैसे सफेद अक्षरों में कुछ लिखा था। दरवाजे पर जल्दी से नजर डालने के बाद कि फिल्च कहीं वापस तो नहीं आ रहा है, हैरी ने लिफाफा उठाया और पढ़ा, फटाफट जादू, नए जादूगरों के लिए पत्राचार कोर्स। जिज्ञासावश हैरी ने लिफाफा खोलकर चंदपत्र को बाहर निकाला। अगले पन्ने पर अधिक घुमावदार चांदी जैसी सफेद लिखावट में लिखा था, आधुनिक जादू की दुनिया में असहाय महसूस करते हैं? क्या आप आसान मंत्र भी नहीं पढ़ पाते हैं और उसके लिए बहाने बनाते हैं? क्या आपकी छड़ी के दयनीय प्रदर्शन के लिए आपको ताने सुनना पड़ते हैं? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, फटाफट जादू। एक बिल्कुल नया, सफलता की गारंटी वाला, तत्काल परिणाम देने वाला आसान कोर्स है। सैकड़ों जादूगरों और जादूगरनियों ने फटाफट जादू की तकनीक से लाभ उठाया है। टॉप्सहैम की मैडम जेड नेटल्स लिखती हैं, मुझे मंत्र याद नहीं रहते थे और पूरा परिवार मेरे काढ़ों का मजाक उड़ाता था। अब फटाफट जादू कोर्स के बाद मैं पार्टियों में आकर्षण की केंद्र हूँ और मेरी सहेलियाँ मुझसे मेरे सौंदर्यवर्धक काढ़े की विधि पूछती रहती हैं। डेट्सबरी के जादूगर डीजे प्रॉट कहते हैं, मेरी पत्नी मेरे कमजोर मंत्रों का मखौल उड़ाती थी, परंतु आपके शानदार फटाफट जादू कोर्स में 1 महीने तक पढ़ने के बाद मैं उसे एक याक में बदलने में सफल हो गया। धन्यवाद फटाफट जादू। मंत्रमुग्ध होकर हैरी ने लिफाफे के बाकी चर्म पत्र भी पलटे। फिल्च आखिर फटाफट जादू कोर्स क्यों करना चाहता था? क्या इसका ये मतलब है कि उसे जादू नहीं आता? हैरी अभी पहला सबक, अपनी छड़ी पकड़ना, कुछ उपयोगी बातें पढ़ ही रहा था, तभी बाहर से आते कदमों की आहट सुनकर वो समझ गया कि फिल्च वापस लौट रहा है। चर्म पत्र को फिर से लिफाफे में डालते हुए हैरी ने उसे टेबल पर वापस फेंका ही था कि तभी दरवाजा खुला। फिल्च विजयी मुद्रा में था। वो अदृश्य होने वाली अलमारी बहुत कीमती थी। फिल्च मिसेस नॉरिस से खुश होकर कह रहा था, गुड़िया रानी, हम इस बार पीव्स को बाहर निकलवा देंगे। तभी उसकी नजरें हैरी पर पड़ी और फिर फटाफट जादू के लिफाफे पर। हैरी को अब जाकर यह एहसास हुआ कि लिफाफा इस समय अपने मूल स्थान से 2 फुट दूर पड़ा हुआ था। फिल्च का पीला चेहरा ईंट की तरह लाल हो गया। हैरी ने खुद को आक्रोश की तूफानी लहर के लिए तैयार किया। फिल्च अपनी टेबल तक लंगड़ाते हुए गया, लिफाफे को उठाकर उसे ड्रॉर में फेंक दिया। क्या तुमने इसे पढ़ा था? उसने बड़बड़ाते हुए पूछा। नहीं, हैरी ने तुरंत झूठ बोल दिया। फिल्च के गांठदार हाथ एक साथ जकड़े हुए थे। अगर मुझे लगता है कि तुमने मेरी व्यक्तिगत चिट्ठी पढ़ी है, वैसे यह मेरी नहीं है, एक दोस्त के लिए, चाहे जो हो। बहरहाल
हैरी उसकी तरफ दहशत से घूर रहा था। फिल्च कभी इतने गुस्से में नहीं दिखा था। उसकी आंखें बाहर निकली पड़ रही थी, उसके मोटे गाल की मांसपेशियां फड़क रही थी और ऊनी स्कार्फ से उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। बहुत अच्छा, जाओ और एक शब्द भी मत बोलना। ऐसी बात नहीं है कि बहरहाल अगर तुमने उसे नहीं पढ़ा तो अब जाओ, मुझे पीव्स की रिपोर्ट लिखना है, जाओ। अपनी खुशकिस्मती पर हैरान होकर हैरी तेजी से ऑफिस से बाहर निकला, गलियारे में गया और फिर से ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। फिल्च के ऑफिस से बिना सजा पाए बच निकलना शायद स्कूल का एक रिकॉर्ड था। हैरी, हैरी, क्या इससे काम बन गया? लगभग सिर कटाने तैरते हुए एक क्लासरूम से बाहर आया। उसके पीछे हैरी उस बड़ी काली सुनहरी अलमारी के अवशेष देख सकता था जिसे बहुत ऊंचाई से गिराया गया था। मैंने पीव्स को तैयार कर लिया कि वो इसे फिल्च के ऑफिस के ठीक ऊपर पटक दे, निक ने उत्सुकता से कहा। मैंने सोचा कि इससे उसका ध्यान बढ़ जाएगा। ये काम तुमने किया था? हैरी ने कृतज्ञता से कहा। हाँ, इससे काम बन गया, मुझे सजा भी नहीं मिली। धन्यवाद निक। वे दोनों इकट्ठे गलियारे में ऊपर चल दिए। हैरी ने देखा कि लगभग सिरकटा निक अब भी सर पैट्रिक की अस्वीकृति का खत थामे था। हैरी ने कहा, काश सिरकटों के शिकार के बारे में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। लगभग सिरकटा निक अचानक अपनी जगह पर रुक गया, जिस वजह से हैरी उसके बीच से होते हुए गुजर गया। वो सोच रहा था कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। उसे ऐसा लगा था जैसे उसने बर्फीली फुहार में कदम रख दिया हो। परंतु एक चीज़ है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो, निक ने रोमांचित होकर कहा। हैरी, क्या मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ? पर छोड़ो, तुम वो काम करना पसंद नहीं करोगे। बोलो तो सही, क्या करना है? देखो, इस हैलोइन पर मेरा 500वां मृत्यु दिवस है। लगभग सिर कटे निक ने ये कहते हुए अपना सिर ताना और सम्मानित दिखने की कोशिश की। ओह, हैरी बोला। वो तय नहीं कर पा रहा था कि इस बारे में उसे दुखी दिखना चाहिए या खुश। ठीक है, मैं बड़े तहखाने में पार्टी दे रहा हूँ। इसमें भाग लेने के लिए पूरे देश से मेरे दोस्त आएंगे। अगर तुम इसमें आ सको तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। मिस्टर वीजली और मिस ग्रेंजर का भी बहुत स्वागत है, परंतु मुझे लगता है कि तुम शायद स्कूल की दावत में जाना ज़्यादा पसंद करोगे। उसने हैरी को बहुत बेचैनी से देखा। नहीं, हैरी ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊँगा। मेरा प्यारा हैरी, मेरे मृत्यु दिवस की पार्टी में हैरी पॉटर आएगा। और वो रोमांचित दिखते हुए झिझका। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सर पैट्रिक से ये जिक्र कर सकते हो कि तुम्हारी नज़रों में मैं कितना भयावह और प्रभावशाली हूँ? क्यों नहीं? हैरी बोला। लगभग सिर कटा निक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मृत्यु दिवस की पार्टी? हरमाइनी ने उत्सुकता से पूछा। जब हैरी आखिरकार कपड़े बदलकर हॉल में रॉन तथा हरमाइनी के पास बैठा, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ऐसे बहुत कम जीवित लोग होंगे जो ये कह सकते हों कि वे ऐसी किसी पार्टी में गए हैं। ये बहुत ही जबरदस्त अनुभव होगा। कोई अपनी मौत वाले दिन का जश्न क्यों मनाना चाहता है? रॉन ने कहा, जो अपने जादुई काढ़े के होमवर्क को आधा निपटा चुका था और चिड़चिड़ा हो रहा था। मुझे ये बहुत दुखद लगता है। बारिश अभी खिड़कियों पर कोड़े बरसा रही थी, जो अब स्याही की तरह काली थी, परंतु भीतर का माहौल चमकदार और खुशनुमा लग रहा था। आग की रोशनी अनगिनत गद्देदार कुर्सियों पर चमक रही थी, जहां विद्यार्थी बैठकर पढ़ रहे थे, बातें कर रहे थे और अपना होमवर्क कर रहे थे। फ्रेड और जॉर्ज वीजली ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आग में रहने वाली सैलेमेंडर नामक छिपकली को फिलबिस्टर पटाखे खिलाने पर क्या होता है। फ्रेड ने आग में रहने वाली एक सुनहरी चमकदार छिपकली को जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास से बचा लिया था और अब ये छिपकली एक टेबल पर आराम से सुलग रही थी, जिसके चारों तरफ उत्सुक विद्यार्थी जमा थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी को फिल्च और फटाफट जादू कोर्स के बारे में बताने ही वाला था कि तभी छिपकली अचानक हवा में सनसनाने लगी और कमरे में अंधाधुंध घूमते हुए जोरदार धमाकों के साथ चिंगारियां निकालने लगी। पर्सी, फ्रेड और जॉर्ज पर इतनी बुरी तरह चीखा कि उसका गला बैठ गया। छिपकली के मुंह से नारंगी सितारों की भव्य बरसात हो रही थी। जब छिपकली धमाका करते हुए
दोबारा आग में गई तो हैरी के दिमाग से फिल्च और फटाफट जादू का लिफाफा दोनों ही निकल गए। तो आज हैरी और उसके दोस्तों को यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आज हैरी बहुत थका हुआ है और परेशान भी है। अगले भाग में जानेंगे कि जब हैरी मृत्यु दिवस की पार्टी में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है और क्या हैरी को दोबारा वैसी ही आवाज़ सुनाई देती है। तब तक आप बने रहिएगा यूट्यूबर मौसीकी कहानियों के साथ और सुनते रहिएगा मज़ेदार कहानियाँ। यूं तो आपने हैरी पॉटर की फिल्म देखी ही होगी और बहुत सारे बच्चों ने शायद हैरी पॉटर की बुक भी पढ़ी हो, लेकिन इसे सुनने का एक अलग ही मज़ा है और वो भी हिंदी में। आप सभी इस कहानी को सुनने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिए। आप अगर एक लाइक कर देते हैं तो इससे वीडियो को बहुत सपोर्ट मिलता है और वीडियो और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है और फिर आपकी यूट्यूबर मौसी को मिलती है एक नई ऊर्जा और बहुत सारी कहानियाँ सुनाने की। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, अगले अंक में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।